Good morning, students. Welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce, Varda. I am Professor Humaira Kazi. Today I am here with you with the topic demand forecasting. तो डिमांड फोरकास्टिंग जब हम बात करते हैं, मांग पूर्वानुमान की बात करते हैं, तो मांग पूर्वानुमान जो है वो क्या चीज़ है? मांग पूर्वानुमान बेसिकली जो है ये ऐसी क्रिया है जो एक फर्म को करनी होती है अपने उत्पाद की भविष्य में मांग को लेकर, और यही जो मांग पूर्वानुमान है उसके आधार पर एक संस्था की, एक व्यावसायिक फर्म की जो सफलता होती है वो काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो इसकी जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है इस चैप्टर के, वो हम इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मांग पूर्वानुमान की विधियाँ। जो मांग पूर्वानुमान है वो किन विधियों के माध्यम से होता है? तो सबसे पहले उसमें है क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण। क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण, इस मेथड में बेसिकली जो है एक फर्म अपने जो ग्राहक है, वस्तु के जो क्रेता है, उनसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस पूछकर फर्म जो है अपने उत्पाद की मांग का पूर्वानुमान लगाती है। इस विधि के अंतर्गत बेसिकली एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है, प्रश्नावली तैयार की जाती है, और उस प्रश्नावली के माध्यम से जो क्रेता है उन क्रेताओं से जो है उस वस्तु के प्रति उनका जो ओपिनियन है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो जहाँ तक हम इस विधि की बात करते हैं, इसमें क्रेता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर फर्म जो है जानकारी एकत्रित करती है और उस एकत्रित जानकारी के आधार पर मांग का पूर्वानुमान करती है। तो इस विधि में बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो इसका एक दोष ये है कि भाई ये विधि जो है बहुत ही बड़े स्तर पर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि आप एक बड़ा एरिया कंसिडर करते हैं और बड़े एरिया में कंसिडर करने के बाद जो है आप बहुत सारे लोगों से जो है जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो ये जो क्रेताओं का दृष्टिकोण का सर्वेक्षण है, इसमें मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये विधि जो है एक खर्चीली विधि है। इसमें फर्म को जो है प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्रित करनी होती है, लोगों के माध्यम से भी जानकारी एकत्रित करवानी है, तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चीली विधि मानी जाती है। लेकिन अगर हम इसकी गुण की बात करें तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली उपभोक्ता जो है, जो क्रेता है, ग्राहक है, उनसे वस्तु के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत हद तक हमको जो जानकारी है और उस जो वस्तु के प्रति एक क्रेता का जो दृष्टिकोण है उससे संबंधित काफ़ी कुछ हद तक अच्छी बात हमें मालूम होती है। जो ग्राहक के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस और जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेस हैं उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यदि हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम देखते हैं कि एक फर्म है, ठीक है, और उस फर्म का जो उत्पाद है वो उत्पाद के बारे में फर्म जो है अपने ग्राहक से जानकारी एकत्रित कर रही है। जैसे वर्धा है, वर्धा में अगर हम बात करते हैं कि फर्म जो है, फर्म कौन सा उत्पाद ले रही है, शैम्पू ले रही है। शैम्पू में भी हम ले रहे हैं कि भाई ट्रेसेमे शैम्पू है। अभी ट्रेसेमे शैम्पू के लिए फर्म जो है क्या करेगी, वर्धा जो शहर है उससे जो है जानकारी एकत्रित करेगी। वहाँ पर जो क्रेता है उन क्रेताओं से जानकारी एकत्रित करेगी। तो बेसिकली ये इसमें सभी लोगों से जानकारी एकत्रित करना भी बहुत हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर जो है इसलिए ये मेथड जो है खर्चीला मेथड भी, अगर आप सभी लोगों से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं तो फिर उसमें यही है कि जो सर्वे कर रहे हैं आप, तो उसमें आप जो है एक सैंपल साइज लेकर उसके बेस पर भी जो है आप सैंपल लेकर भी जो है उसकी बेस पर भी आप क्या कर सकते हैं, मांग पूर्वानुमान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पर 100 लोगों से जानकारी एकत्रित की और उसके बेस पर भी आप मांग पूर्वानुमान करेंगे। लेकिन जब हम ये सैंपल की बेस पर मांग पूर्वानुमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो लेवल है कि ये कितना परसेंट करेक्ट होगा, ये मांग पूर्वानुमान कितना परसेंट करेक्ट होगा, उसमें थोड़ा सा आपको एक डाउट आ जाता है। ओके, तो दूसरा है आपका सामूहिक राय विधि। सामूहिक राय विधि जो है ये फर्म अपनाती है। इस पे बेसिकली जो सेल्स पर्सनल्स हैं, सेल्स से जुड़े हुए जो लोग
होते हैं, सेल्स से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनसे बेसिकली जानकारी एकत्रित करी जाती है। जैसे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्समैन है, सेल्स मैनेजर है, एरिया सेल्स मैनेजर है। बेसिकली फर्म इन लोगों से जो है जानकारी कलेक्ट करती है। जब इन लोगों से जानकारी कलेक्ट की जा रही है तो क्योंकि ये लोग जो है फर्म से जुड़े हुए हैं, फर्म से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो है सेल्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, विक्रय से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें एक ट्रेंड पता होता है कि ग्राहकों की मेंटालिटी क्या है, ग्राहक किस प्रकार की वस्तु का क्रय करने को उत्साहित है, ठीक है। तो ये बेसिकली जानकारी प्रदान करते हैं। तो जहाँ तक हम सामूहिक राय विधि की बात करते हैं, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड की बात करते हैं, तो इस मेथड में बेसिकली ये सर्वेक्षण की तुलना में जो खर्चा है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी देने वाला है वो जानकारी जो है फर्म के स्टाफ जो है वो ही दे रहे हैं, जो फर्म के सेल से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो पार्शियलिटी ऑफ ओपिनियन जो होता है उसका भी संभावना होती है। तो ये कम खर्चीला मेथड है, लेकिन यहाँ पर जो ओपिनियन है वो ओपिनियन जो है उसमें थोड़ा बहुत सही ओपिनियन आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ओपिनियन दिए जाते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है विशेषज्ञों की राय, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसमें जो विशेषज्ञ हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर या पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कुछ विशेषज्ञ होते हैं, और ये विशेषज्ञ उनके जो सेल्स जो मार्केट में सेल्स एनालिसिस होता है, मार्केट में जो सेल्स के ट्रेंड्स हैं उसकी बेस पर भी मांग पूर्वानुमान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं विशेषज्ञों की राय की बात करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं, तो हर देश में बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस प्रकार के काम करने में प्रोफेशनल्स होते हैं, और ये काम करते वक्त जो है अपना फी भी चार्ज करते हैं, और फर्म बेसिकली इनसे भी ज़्यादातर जो है जानकारी एकत्रित करती हैं और मांग पूर्वानुमान करती हैं। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, जहाँ तक हम एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड की बात करते हैं, तो ये थोड़ा एक खर्चीला मेथड है। इसमें आप जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, प्रोफेशनल से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, और प्रोफेशनल जब जानकारी दे रहा है तो बहुत हद तक सही तो होंगी, लेकिन वो उसके लिए जो है फी चार्ज करेगा, ओके। तो ये एक खर्चीला मेथड भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स होते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उस न्यूज़ चैनल से बेसिकली हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन होते हैं। एक्सपर्ट्स ओपिनियंस इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस इन टर्म्स ऑफ 2 व्हीलर्स होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन आप जो है इन टर्म्स ऑफ 4 व्हीलर्स भी देखते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जो है तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से बेसिकली जो है मांग पूर्वानुमान किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं, उसमें न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें बेसिकली आपने देखा होगा कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बेसिकली कोई एक्सपर्ट्स जो है अपने 4 व्हीलर्स के संबंधित जानकारी देते हैं, उसी प्रकार से 2 व्हीलर्स से संबंधित, उसी प्रकार से अपने मोबाइल फोन्स गैजेट गुरु का सीरियल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या है, जहाँ पर एक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए जाते हैं और एक्सपर्ट्स ओपिनियन की बेस पर जो है मांग पूर्वानुमान किया जाता है। तो ये 3 जो विधियाँ हैं बेसिकली ये ज़्यादातर यूज होने वाली विधि है। उसी प्रकार से आपका सांख्यिकी विधि भी है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी है। ये सांख्यिकी विधि जो है बेसिकली इसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स यूज होती हैं, और इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से जो है मांग पूर्वानुमान किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्राफिक विधि है, अर्ध औसत विधि है, चल औसत विधि है, न्यूनतम वर्ग विधि है। तो बेसिकली ये सारी जो विधियां हैं, बेसिकली ये सारी विधियां जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, और इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है औसत है, उसी प्रकार से ट्रेंड एनालिसिस है, ग्राफिक मेथड्स है, बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड प्रोजेक्शंस होता है, उसके बेस पर मांग पूर्वानुमान किया जाता है, अर्ध औसत है, आपका मूविंग एवरेजेस मेथड है। तो ये सारी आपकी मुख्य रूप से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, और इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से जो है मांग पूर्वानुमान किया जाता है।
उसके बाद है आपका आर्थिक संकेत दिए हुए होने पर मांग पूर्वानुमान करना। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक सेपरेट मेथड नहीं है, लेकिन उसको भी हम एक मेथड के रूप में देख सकते हैं। अब आर्थिक संकेत जो है इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है और इकोनॉमिक कंडीशंस के किस प्रकार से जो इंडिकेटर्स हैं उसके बेस पर भी आप मांग पूर्वानुमान कर सकते हैं। यदि मार्केट में जो है मंदी है और मार्केट में मंदी है उसी प्रकार से हम रियल एस्टेट में मंदी देख रहे हैं, तो रियल एस्टेट में जो मंदी है उसका इफेक्ट जो है सीमेंट की मांग पर तो बहुत हद तक पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेस पर भी मांग पूर्वानुमान किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इनके बेस पर मांग पूर्वानुमान करते वक्त फर्म जो है सिचुएशंस जो है इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए जो है मांग पूर्वानुमान करती है। उसी प्रकार से मार्केट में बूम की सिचुएशन है, अगर हम बोलते हैं रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम है, डिमांड ज़्यादा है, तो आप देखोगे रियल एस्टेट में डिमांड ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट आप देखने वाले हैं कि भाई आपका सीमेंट की मांग में भी वृद्धि होंगी, उसी प्रकार से आपका इस्पात की मांग में भी वृद्धि होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बात का संकेत देती हैं कि एक इकोनॉमी में किस प्रकार की परिस्थिति है और उसका किस तरीके से जो है इफेक्ट पड़ने वाला है उस वस्तु से, उससे रिलेटेड वस्तु से। जैसे रियल एस्टेट की बात हो गई तो यहाँ पर हम सीमेंट की बात कर लेते हैं, उसी प्रकार से रेत की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस्पात की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं अभी का जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस वाली परिस्थिति है, कोविड वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमी है उसमें जो स्लो डाउन है, जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के कारण जो स्लो डाउन हुआ उसका इफेक्ट जो है आप बहुत सारी चीज़ों की मांग पर भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का इकोनॉमिक इंडिकेटर है और उस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेस पर जो है मांग पर काफ़ी हद तक फर्क पड़ते हैं और मांग पूर्वानुमान उसके अनुसार होता है। तो आज हमने जो है मांग पूर्वानुमान की विभिन्न विधियाँ देखी हैं। ये जो विधि है, ये सारी जो विधियाँ होती हैं, ये विधियाँ हम जो अभी आज देखे हैं, ये विधियाँ मुख्य रूप से जो एग्जिस्टिंग उत्पाद है, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रचलित उत्पाद हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर ये विधियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें और एक दो नई भी विधि होंगी जो अपडेट होते रहती है। ठीक है, कुछ विधियाँ ऐसी भी हैं जिनका एप्लीकेशन होता है जब एक नया उत्पाद बाजार में लाया जा रहा है। नया उत्पाद जब बाजार में लाया जा रहा है तो भाई उसकी मांग तो कहीं पर नहीं है, लेकिन उस उत्पाद की मांग नहीं है, कहीं पर वो उत्पाद मार्केट में है नहीं, तो उस उत्पाद के लिए जो है मांग पूर्वानुमान करना ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल टास्क है। ठीक है, उसके लिए भी विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती हैं जो हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।